मेरी माँ की तमन्ना थी कि उसके मरने से पहले मैं काम छोड़ दूँ। और जब बीमार थी तो भी मेरे को वो बोलती थी कि बेटा तू छोड़ दे, तू ये छोड़ देगा ना मैं अच्छी हो जाऊंगी। तो मैं अभी आज उनके पास गया और वो सुन रही है सब। वो बोल नहीं पा रही है, वो सुन रही है। तो मैं उनको बोला कि हमको माफ़ कर देना, और मैं ये बंद कर रहा हूँ, मैं ये बंद कर रहा हूँ। 7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, सी.के. राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज अत्री जी और आनंद राजाध्यक्ष जी। और आपसे हम बात करेंगे कुछ, एक तो अभी एक्स मुस्लिम साहिल का जो रिवर्शन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और योगी जी के बारे में भी बात करेंगे कि उनका जो ट्रीटमेंट इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कि क्या वह अनुकरणीय है। और इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जिस तरह से एशिया कप में जो व्यवहार किया वो उसके रूट में क्या है, उसकी जड़ में क्या है। तो सबसे पहले नीरज जी से आरंभ करता हूँ। नीरज जी, साहिल एक्स मुस्लिम जो हमारे आपके काफ़ी निकट रहा है, प्रिय रहा है, उसने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के उसको अपलोड किया ये कह के कि साहब कि वो वापस इस्लाम में जा रहा है अपनी मदर की वजह से, क्योंकि उनकी मदर जो है वो बहुत बीमार है और ICU में भर्ती हैं, और उनकी तमन्ना है कि वो जो है वापस इस्लाम में आ जाए, और इसलिए वो एक्टिविज़म भी छोड़ रहा है और वापस जा रहा है। आज मेरी सचवाला जी से भी उस मुद्दे पे बात हुई। आप कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि इसमें हुआ क्या होगा कि जो इस्लाम का तंत्र है वो लोग इस तरह से रेगुलरली काम करते रहते हैं कि अगर कोई बाहर निकला है तो उसे किस तरह से वापस लाया जा सकता है, क्योंकि उनके लिए तो एक बहुत बड़ी डिफीट होती है। एक व्यक्ति जाता है और वो भी जो साहिल जैसा एरुडाइट है, जो कि एक टाइम पे उस तरफ से वो दावा पेश किया करता था, तो ऐसा जो एक सुलझा हुआ दिमाग है वो अगर इस्लाम के खिलाफ जाता है तो डेफिनेटली वो किसी भी साम दाम दंड भेद से उसे वापस लाने का प्रयास करेंगे। कल मेरी आनंद जी से भी यही बात हो रही थी, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि साहिल क्योंकि अनमैरिड था तो उसका कोई पत्नी या बच्चे तो थे नहीं जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि इनके थ्रू प्रेशराइज किया जा सके, तो उन्होंने माँ के थ्रू प्रेशराइज करने का प्रयास किया होगा। एट द फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है कि वो माँ के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन माँ को किसने प्रेशराइज किया होगा हम केवल सरमाइज कर सकते हैं कि उसे धमकी दी जा सकती है कि तुझे कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, तेरा क़यामत की रात को तू क्या करेगी, या देर सवेर कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती तो हम शमशान में दे देते, उसमें क्या समस्या थी? नहीं पर वही तो ये असल में ये जो आप कह रहे हैं तो अपने को करना चाहिए। हमारे समाज को आगे आके इन लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सरकार को भी और समाज को भी, कि जो व्यक्ति ऐसे आता है उसके लिए ऐसे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल होने चाहिए। नहीं तो वो वल्नरेबल तो है ही है, ब्लैकमेलिंग के लिए वल्नरेबल है वो, तो उनकी माँ को उन्होंने इसी तरह से प्रेशराइज किया होगा, इसकी पूरी संभावना है।
और दूसरा ये कहा होगा कि देर सवेर हमारे हत्थे चढ़ेगा, फिर हम इसको जो हश्र करेंगे वो कैसा होगा तुम सोच सकते हो। तो माँ ने प्रेशराइज किया होगा लड़के को, क्योंकि जिस आउटस्पोकन नेचर से, जिस एकदम इन योर फेस मैनर से वो बात करता है, जिस कन्विक्शन से बात करता है, उससे ये तो स्पष्ट है कि वो कभी इस्लाम को जेन्युइनली तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। वो उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए 2-4 दिन किया, या उसे लग रहा था कि वो डेथ बेड पे है तो इसे खुश करके भेजूं, जो कि एक बड़ा क्या बोले उसे, सुन के अच्छा भी लगता है कि इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर वो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो बची हुई थी। नहीं तो इस्लाम में तो इंसान को लगभग जानवर जैसा बना देते हैं कि तुम्हें अपने माँ बाप को भी आप रेप्यूडिएट कर सकते हो, और वो तो हुजूर साहब की जो सुन्नत है वही आपको, हुजूर साहब की सुन्नत ही यही कहती है। एग्जैक्टली वो सफिशिएंट एग्जांपल मोहम्मद के अपने जीवन में ही है कि उसने अपने दादे को, अपने चाचे को, जिसने सदा उसे प्रोटेक्ट करके रखा, और अपनी माँ को, उन्हें उसने बोल दिया कि वो तो जहन्नुम की आग में जल रही होंगी। तो ऐसी सोच से निकल के जब 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 उनका इंतकाल हुआ था माँ का, तो उस वक्त को इस्लाम की जो वही थी वो तो आई नहीं थी उनके ऊपर, किसी को पता ही नहीं था इस्लाम क्या होता है, तो वो कैसे जहन्नुम की आग में जली, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन आप सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं, इस पे बात हम करेंगे, मैं अपनी ये बात खत्म कर देता हूँ। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो अपनी माँ के लिए इतना बड़ा स्टेप लेता है, पब्लिकली आके अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगाता है, क्योंकि लोग प्रश्न उठाएंगे ही, और अब ऑलरेडी उठा रहे हैं कि साला सुपर चैट लेके लोगों हिंदुओं के पैसे खा के भाग गया, तो उसे भी पता है कि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होने वाला है। ऐसी ये सब जानते उसने किया है, तो जो बताता है कि उसमें वो ह्यूमन वैल्यूज जो सनातन धर्म सिखाता है वो जीवित है उसके अंदर। तो आई टेक हार्ट विद दिस कि अगर वो गया था, तो अब जैसे मुझे पता लगा कि उनकी माँ अब नहीं है, तो परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, तो संभव है कि वो वापस रिवर्ट करे, कब करेगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर ऑफिशियली नहीं भी करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज कम आउट ऑफ इस्लाम, और अब वो मानवता के उसमें दायरे में आ गया है। जी संजय आनंद जी, क्योंकि उसने ये भी कहा अपने वीडियो में साहब कि मैं ईमान ला रहा हूँ लेकिन मैं इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इस्लाम को डिफेंड कर सकूं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा कि भाई ये जो इसका जो द्वंद्व है, अंतर्द्वंद, वो कुछ कुछ अर्जुन जैसा ही है, कह सकते हैं। अब अर्जुन के पास कृष्ण थे मार्गदर्शक के रूप में, यदि इसने किसी कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बना लिया होता है, मैं तो, मेरी बात हो रही थी सचवाला जी से, तो मेरे से ही बात कर लिया होता तो मैं इसको रास्ता बता देता। उसमें असल में संजय जी उसमें सबसे उसने बातचीत ऑफ कर रखी थी। हमने भी जब जेडी पे इस बार इनवाइट किया था तो उसका ये रिप्लाई आया था कि अपने मदर की वजह से वो नहीं आएगा, और मना कर दिया था हमको। ये जो बात बोली ना संजय जी आपने, इसमें ये डायलेमा मुझे और आपको कई बार फेस करनी पड़ी है। लोग बहुत बार बोलते हैं कि आप उनका साथ दो जो घर वापसी करा लेते हैं, जो सिर्फ एक्स मुस्लिम बनते हैं उनका साथ मत दो, और अब घर वापसी करेंगे ज्यादा रूट हो जाएंगे, जो आप बात बोल रहे हो कि वो कृष्ण की बात जब समझ जाएंगे तो इस तरह के द्वंद्व नहीं आएंगे। लेकिन उसमें हमारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि जब वो इस्लाम छोड़ के आ रहा है, हमारे लिए तो उतना ही सफिशिएंट है कि सड़क पे एक जिहादी कम हो जाता है। तो हम अब इन पे एनर्जी लगाने बैठे तो वो शायद उतना, क्या बोले उसे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होती है हमारे टाइम और रिसोर्सेज की, इसलिए हम करते नहीं है ऐसा। जी राइट जी आनंद जी। देखिए, मैं साहिल का रिकॉर्डिंग मैंने सुना, तो सबसे पहली बात आपने जो अभी बताई कि उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं लेकिन मैं इस्लाम का दिफा नहीं करूंगा, मतलब अब कोई दलील नहीं दूंगा। तो ये क्लियर है बात। मुझे तो उसकी जिंदगी की चिंता हो रही है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, देखिए जिस तरह से उसने इस्लाम को एक्सपोज किया है,
और जिस तरह से मतलब ये कम्युनिटी जो है जितनी खुन्नस खाती है, ये हो सकता है कि उससे पूरा निचोड़ लेगी जो कमाई की है। अब माँ तो उसकी आज चली गई तो उसकी उतने मार्जिन है, लेकिन ये चाहिए तो इतना पैसा दे दे, ये चाहिए तो इतना पैसा दे दे करके उससे पैसे निचोड़ने का प्रयास करेगी। और उसके बाद उसको एक मिसाल बनाने के लिए दे विल ऑल्सो किल हिम। ये भी मुझे डर लगता है, ये संभावना मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से उसने मौलवियों को, मतलब देखिए 2-4 मौलाना मुफ्ती उसके सामने आए और उसके बाद हर किसी ने कंधी काटी, कोई आता नहीं था। नहीं, वो तो ये तो कहना पड़ेगा कि द मैन वाज वेरी स्मार्ट एंड वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही नॉलेजेबल और कॉन्फिडेंट बंदा था। उसको बिल्कुल। बात करने की, उसको उसको मॉडर्न इडियम उसको पता था, उसको सिविलाइज्ड डिस्कोर्स कर सकता था वो। उसकी बहुत सारी वर्च्यूज हैं। हाँ, और लेकिन अब अगर वापस आ भी जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी रहेगी, ये प्रश्न उठेगा। वो तो देखिए ठीक वापस, हाँ, वापस जी, आ जाए तो उसकी वापस आ जाए ना तो क्रेडिबिलिटी हमारे जैसे लोगों को भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज यूजफुल। यस 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 यस, भारत के लिए उपयोगी है, भारत के हाँ, अतिरिक्त हम कहेंगे कि मानवता के लिए उपयोगी है, क्योंकि एग्जैक्टली। यदि कोई लोगों को जो है एक बहुत ही गिरी हुई स्थिति से मानव बना देता है, तो वो तो बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल, मुसलमान से ह्यूमन बना देता है वो। इसने जो प्रश्न खड़ा किया, सारी जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उस पे एक बहुत बड़ा इस पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन लगता चिन्ह है। है। हाँ, वो मैंने एक बात और भी इसमें कही, आज मेरी बात हो रही थी सचवाला जी से भी, उनको भी मैंने कहा कि भाई ये जो आप लोगों ने ये बनाया था नियम कि आप मुसलमानों से ही बात करेंगे, उससे भी आप लोग आइसोलेट हुए, और वो भी संभवतः कारण हो सकता है कि ये बंदा जो है ये आइसोलेशन का प्रेशर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, आइसोलेशन का प्रेशर। तो हम समझ सकते हैं, लॉजिक हम समझ सकते हैं कि भाई जो मुसलमान है फिर इनकी बात नहीं सुनते, वो ये सोचते हैं कि ये लोग जो है वो हिंदुओं के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, वो बजाय शुरू में किया गया ऐसा। वो मुझे फोन आते थे कि किसी ने थंबनेल बना के डाला कि जैसे नीरज अत्री खड़ा है, उसके सामने 4 कुत्ते हैं, उनकी चेन पकड़ी हुई है और उनपे किसी पे साहिल का नाम लिख दिया, साहिल नहीं था, किसी पे सचवाला का नाम लिखा है, ऐसे 3-4 लोगों के नाम लिख दिए कि ये जो मूवमेंट चल रही है ये तो हिंदू पीछे से चला रहे हैं। तो वो उनकी एक तरह से तो ठीक था करना, लेकिन ये जो उनका फिर द्वंद्व रहेगा हमेशा ही कि कोई प्रेशर आएगा तो उसमें वो दे विल सकम टू द प्रेशर। ये किस तरह से झेलेंगे वो तभी होता है जब एंकरिंग हो जाए किसी चीज में उनकी। नहीं, इसने माँ के लिए छोड़ा, बाकियों के सवाल उठेगा कौन किसके लिए छोड़ेगा। जी, आज इसने माँ के लिए छोड़ा है, कल कई बच्चों के लिए छोड़ेगा, कल कई बीवी के लिए छोड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब तक है तब तक है वाली बात होगी। तो इसमें ये भी तो देखिए ना, बहुत सारे जो थे इनमें पहले हम लोग एक्स मुस्लिम्स को काफी बुलाया करते थे, मैं भी, नीरज जी भी। बाद में आपने देखा होगा कि इनमें आपस में पैसों को लेकर झगड़े हो गए। हाँ, और जब वो हुआ तो हमने और आपने हम बहुत सिलेक्टिव हो गए। ऑलमोस्ट बुलाना बंद कर दिया अब तो। ऑलमोस्ट बुलाना बंद इसलिए भी कर दिया क्योंकि सिलेक्टिव हम लोग इसलिए भी हो गए क्योंकि जो जेन्युइन लगते थे वो या तो साहिल जेन्युइन लगता था या सचवाला जी जेन्युइन लगते थे। वो दोनों ने ये कहा था कि वो आपके राष्ट्रवादी चैनल्स पे जाएंगे नहीं, हमारे पास उन्होंने आना बंद कर दिया। तो उसके बाद तो हम आप और आनंद जी हम ही लोग डिस्कस करते रहते हैं आपस में।
दीन की दावत आवत जो है वो। हाँ हाँ तो फिर आपके तुफैल जी भी जो है वो दूसरे रास्ते चल दिए। खैर, तो ये सब जब हुआ तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट एक तरह से एक क्लाउड में आ गया और पूरे पूरे मूवमेंट पे क्वेश्चन मार्क लग गए। उसी बीच में वो पसमानदा वाला भी वो मैंने इनिशिएट किया था, लेकिन बाद में पता चला कि साहब कि वो तो पूरी तरह से मामला जो है वो गड़बड़ है। वो खुद ही आपस में लड़ने लगे, 3-4 फैक्शंस हो गए उनके। कोई जो है वो मुसलमानों के लिए 343 में इंक्लूजन चाहता है, आर्टिकल 343, यानी SC भी उनको बना दो, सब कर दो। तो फिर वो पूरा का पूरा मामला जो है ना वो सारा वहीं पे गड़बड़ हो गया। तो वो भी जो है वो उसका भी अनुभव, क्योंकि फिर उसको जो है वो बीजेपी वालों ने उसको दूसरी तरह से ले लिया। उन्होंने पसमानदा आउटरीच शुरू की अशराफ के माध्यम से, तो वो पूरा फेल हो गया। वो होना ही, दैट वाज बाउंड टू फेल संजय। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं थी जो किया गया है ऐसे। दैट वाज समथिंग व्हिच शुड नेवर हैव हैपेंड। खैर वो जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया वो बिल्कुल गलत अप्रोच थी। हाँ, वो बिल्कुल गलत अप्रोच थी। आइए, ये तो हुआ। अब दूसरी बात थोड़ा सा देखते हैं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। साहब कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने जो इतना स्पष्ट रूप से जो विवेचन किया है मौलानाओं का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो जलवायु हिंदू है। जी नीरज जी आप बताएं, फिर आनंद जी के पास चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि जो योगी जी ने किया है ना, वो डेस्परेटली नीड ऑफ द आवर था। इसमें अगर हम दोनों पक्षों को देखें तो वो तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जिस तरह की डिस्टरबेंस हमारे आसपास के देशों में हुई है उसे वो फायर को स्टोक करके किसी तरह उस लेवल पे ले जाएं। और माई अजम्पशन इज कि जो आई लव मोहम्मद वाली जो नौटंकी चल रही है, ये सारी की सारी दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, और 2027 आने से पहले इसे वो धीरे धीरे एस्केलेट करते रहेंगे। और उसी के साथ मेरा जो दूसरा मुझे लग रहा है कि योगी जी हैज अंडरस्टूड दिस, तो ही इज ट्राइंग टू निप द इविल इन द बड, जो कि उनका बिल्कुल ठीक तरीका होता है कि एकदम सामने बोल दिया कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें जहन्नुम की टिकट मिलेगी। जो नॉर्मली अब हम हैबिचुअल किस चीज़ के हो चुके हैं कि जो वैसे तो हिंदू लीडर के नाम पे कोई उठता ही नहीं, और बाई चांस कोई उठता है तो गोलमोल सी बातें करने लग जाता है कि हम सबको साथ लेके चलना है, इस तरह की बातें करते हैं। तो उस सेंस में देखें तो योगी जी ने जो किया है दैट इज एक्सेप्शनल, और वी आर लुकिंग एट हिस्ट्री इन द मेकिंग कि वो व्यक्ति है जो नो नॉनसेंस अप्रोच से चल रहा है। और आई थिंक कि जो मैसेज है उन्होंने अच्छे से ड्राइव कर दिया है, ड्रिवन होम है वो मैसेज कि यहाँ पंगा लोगे तो पिटाई खूब होने वाली है। तो और अगर आप वो उनके स्पीचेस मैंने कल चलाए भी थे 2-2 मिनट के क्लिप्स जो अपलोड कर रहे हैं और साथ में जो कैप्शन दे रहे हैं एक्स ट्विटर हैंडल पे, वो बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल जैसे फायर मोड आजकल बोलते हैं ना जेन जी वाली भाषा में, कि ही इज एब्सोल्युटली इन फायर मोड। तो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा ही व्यक्ति चाहिए आज की डेट में टू टेक ऑन। वो नैम्बी पैम्बी अप्रोच नहीं चलेगी जो बाकी लोग या बाकी संस्थाएं कर रही हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू एंड कीप ऑन सपोर्टिंग कि मोदी योगी जी के हाथ हम जितने स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने को वो करना चाहिए। जी देखिए, जो उन्होंने कुछ बातें कही ना वो ऐसी फंडामेंटल बातें हैं जो हम और आप चर्चा करते रहते हैं, लेकिन राजनेताओं को ये बातें पता होती नहीं। तो ये दिखाता है कि भाई योगी जी की समझ जो है इस कल्ट की वो बहुत गहरी है। हाँ, क्योंकि और उन्होंने एक कहा, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ 2-3, तो कह रहे हैं कि साहब कि आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमज़ोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथ में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के तख्तियाँ देकर समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग
कर रहे हैं। हम्म, फिर वो भी कह रहे हैं कि साहब की आगे कहते हैं कि जो भी बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करेगा, जो भी व्यापारी प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से ही इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना जाने, बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम टिकट, हाँ कटा देंगे। अब हाँ ये है बात, ये है कि ये बात एक जनरल सी बात है, दिखती है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल्स है इस्लाम के, खास तौर से तहर्रुश वगैरह के, ये सीधे उसके ऊपर प्रहार है। बाद में एग्जैक्टली, उन्होंने गजवाए हिंद का नाम लेके भी कह दिया कि वो गजवाए हिंद वालों को भी हम सिखा देंगे तुम्हें क्या है। हाँ। और ये इसमें सीधी बात है। देखिए, हाँ, जो एक और चीज जो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने त्योहारों वाली बोली ना संजय जी, हम्म, ये जो टाइम है हमारा, जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है, आप देखिए मार्केट में चले जाइए, सब इतना रंग बिरंगा कलरफुल दिखता है। फिर जब करवा चौथ आने वाला होता है, महिलाएं सज के निकलती हैं, तो ये बिल्कुल फेस्टिव सीजन आपको अपनी पूरी, जिसे प्रिस्टीन ग्लोरी बोलते हैं ना, उसमें दिखाई देता है। लेकिन ये राक्षसों ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया पिछले 10-15 वर्षों में, 20 वर्षों में, कि हर त्योहार पे इन्होंने कोई ना कोई उपद्रव दंगा करना ही करना है। तो योगी जी ने बड़े अच्छे से एड्रेस किया है इसे, बिल्कुल बिना लाग लपेट के, कि मैं इसे पूरी तरह से एड्रेस करूंगा। और ये जो कन्विक्शन है उनके अंदर, मुझे लगता है वो, क्योंकि वो मठ का जीवन जिया है, जो धर्म जिसने जिया हो उसी के अंदर एक कन्विक्शन आ सकती है। आनंद जी कुछ कह रहे थे? ये त्योहार के मौके पर इनका तो वो 9/120 है। काफिर को जहां जिस बात से दुख पहुंचे वैसे वैसे काम करो। बिल्कुल। और ये आई लव मोहम्मद या बच्चों के हाथों में तख्तियां पकड़ना वगैरह, ये बिल्कुल सोमनाथ की गाय है। अब आई लव मोहम्मद, देखिए लोगों में ये बात रखी है कि मोहम्मद के साथ साथ कोई भी कुछ भी कहेगा तो तौहीन मानी जाएगी, फिर पता नहीं हम क्या कर देंगे। अब बच्चों के हाथों, तो बच्चों मतलब कुल मिला के उन्होंने बिल्कुल सोमनाथ की गाय वाला सेटिंग डुप्लीकेट किया है, टेम्पलेट है उनकी। वो तो खैर उन्होंने, वो जो डॉक्यूमेंट मिला था 2047, उसमें ये चीजें ऑलरेडी क्लियर है कि सामने आपको क्या रखना है, या तो अंबेडकर की फोटो रखनी है, या झंडा रखना है, या महिलाएं और बच्चों को रखना है। तो वो तो उसी टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अपने लिए जो पॉजिटिव चीज है कि पहली बार एक ऐसा नेता आया है जो इतनी स्पष्ट भाषा से उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, और अगर किया तो जो डंडा चलेगा। और डंडे की भी बात नहीं, उन्होंने सीधा जहन्नुम की टिकट बात की है। और ये लोग वही भाषा समझेंगे जो हाँ उन्होंने कहनी शुरू कर दी। हाँ, जी, एक्चुअली ये 2047 का जो है ना, इस बात को हमें टाइम टू टाइम रिपीट करते रहना चाहिए कि ये उनका ये है। जब ये टेम्पलेट पे चलते हैं तो वो डॉक्यूमेंट से कंपेयर करते रहना चाहिए कि हाँ ये कर रहे हैं। डू नॉट लेट द पीपल फॉरगेट दैट। नहीं तो हमारे लोग, आपने 9/120 कहा, लेकिन 9/123 मुझे लगता है और भी ज्यादा उपयुक्त है नहीं वो उसके इसके बाद लिए। की आती है, वो उसके बाद आती है। बात आती है हाँ 9/123, लेकिन वो कोई उसमें तो कहते हैं कि लगभग साहब कि अपने नजदीक जो कुफ्फार हैं बिल्कुल बिल्कुल कठोर। उनके साथ अब यू तुम शुड फाइंड दे शुड फाइंड हार्शनेस इन यू। वो है करारापन ही। महसूस करें। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इस बार लेकिन वो करारापन आपको इन्हें महसूस अपना हुआ। करारापन जो है वो महसूस कराते रहते हैं हर वक्त कि तुम जो है वो कुफ्फार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने तुम जो है अपने इस तरह के पर्व मना सको। आप याद करिए याद करें आप कि जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, पैक्ट ऑफ उमर। हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैक्ट ऑफ उमर जो है वो क्या कहता है? आप घंटियां नहीं बजाएंगे, आपके मंदिर के ये हमसे कम होंगे, आप अपने मुर्दों पे रोएंगे नहीं जिम्मा, कहीं। जिम्मा जिसको जिम्मा बोलते हैं, जिम्मा जिम्मा। तो जो जिम्मा क्या कहता है? जिम्मा यही कहता है, और यहाँ पर जिम्मा लागू रहा है बहुत समय तक भारत में। हाँ तो भारत को ये तो इनके जितने भी बड़े मौलाना हैं इसको मानते हैं कि साहब कि ये तो दारुल खिलाफा है, ये दारुल खिलाफा है।
खलीफा की ज़मीन है ये, और खलीफा की ज़मीन अगर एक बार चली जाए तो उसको वापस हासिल करना फ़र्ज़ है। ये इनका फर्ज ही दुनिया का मर्ज है और कुछ नहीं है। वेरी वेल ये पूरा जो फर्ज के नाम का फर्जीवाड़ा है, यही दुनिया का मर्ज है और क्या है। ठीक बात है। बहुत सही कहा, ये फर्ज ही दुनिया का मर्ज है। एक और जो इन्होंने योगी जी ने बात बोली संजय जी, कि कहते हैं कि जैसे पिछली सरकारों में होता था ना, उन्होंने सोचा कि वो चलेगा, इस बार हम वो नहीं चलने देंगे। और अभी जो कई लोग हमें बता रहे हैं कि वहां पर ऐसे आईएएस और आईपीएस अभी भी हैं जो इनको एक तरह से शील्ड करते हैं कि इस तरह के जो जिहादी एलिमेंट हैं, जो इस तरह से सिचुएशन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी मुझे लगता है योगी जी ने यहाँ से मैसेज दे दिया कि अब वो जो पहले चल रहा था नॉनसेंस वो नहीं चलेगा। और अच्छा, लॉन्ग टर्म इसमें देखिए, जो अब ऑलरेडी होना शुरू हो गया कि कहीं पर भी जाके आई लव मोहम्मद लगा दो, फिर वहां पे किसी की अगर बॉल टकरा गई है, किसी ने उस पर हाथ रख दिया है, कोई फटके नीचे गिर गया है, किसी का पैर आ गया उस पर, तो फिर उस पर नया दंगा शुरू करेंगे कि ये तो तौहीन हो गई मोहम्मद की। जबकि मोहम्मद की असलियत कभी नहीं बताते कि वो था कैसा, वो तो बताओ भाई। वो असलियत वो बताओ ना। बता के तो आप क्या चाहते हैं, वो बता दे अगर, और वो समझ ले अगर, तो फिर अब ये सारा एजुकेशन तो इन्होंने एक्स मुस्लिम्स ने किया है ना मैक्सिमम। हाँ, मुझे लगता है कि होना तो यही चाहिए अपने को कि जिस टाइम ये मोहम्मद का नाम लें, वी शुड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी, बल्कि स्टेट को भी एज अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए कि देखो भाई ये मोहम्मद था, अब बताओ इसका कौन सा एस्पेक्ट है जो तुम लव करते हो। ऐसी बात सही ये है कि इनको ये सुन्नत करते तो रहते हैं, लेकिन इनको पता कुछ भी नहीं है, वो हदीसों को जानते नहीं है। हाँ, हदीसों को जानते भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक्स मुस्लिम्स के साथ में है, क्योंकि वो उसी वातावरण से आए होते हैं, तो उनको ये पता होता है कि बात को किस तरह से कहा जाना है। आप ये देखें कि उसी बात को नूपुर शर्मा ने कहा, और उसी बात को ये एक्स मुस्लिम्स जैसे साहिल है या सचवाला है या और बाकी बहुत सारे हैं, अभी ये अपोस्टेट इमाम है या समीर वगैरह है, ये जितने भी हैं सारे, ये उसको कहते हैं, उसको इस तरह से कहते हैं कि रेफरेंस देके और बाकी आपके पाक हदीस का नाम लेके, आयशा अम्मी बोल के साहब के, फिर उसके ऊपर जो है वो अन्यथा नहीं लिया जाता उसको कि साहब ये तो लेकिन पर एक बात बताओ, हदीसे पाक को बोल रहे हैं साहब की 5134 को आप 5134 बुखारी को आप एज इट इज पढ़ दो तो गलत नहीं है, लेकिन नूपुर शर्मा जिस तरह से बोला उसने वो बोल दे, तब तो फिर वो सरतन से जुदा। नहीं, वो एक काफिरा ने बोला ना, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। तो वो एक्स मुस्लिम हो गया, तो वो भी तो काफिर हो गया। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए क्या है, ये बहुत सारे एक्स मुस्लिम जो है वो चेहरा छुपा कर बोलते हैं। इनको देखिए, मैं एक बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, ये आयला मोहम्मद है या नूपुर शर्मा, मतलब उस टाइम का ही था, दोनों वक्त इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशर आया है, कुछ ना कुछ खोने की बात है। नूपुर शर्मा के वक्त वाराणसी का मामला चल रहा था, ज्ञानवापी का, ठीक है। इस वक्त ये वक्फ एक्ट वगैरह ये सारी चीजें आ गई है, तो कहीं ना कहीं अपना खौफ दोबारा कायम करने के लिए उनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। अच्छा, पर एक चीज मुझे बताओ, नहीं एक सेकंड, ये टेम्पलेट ये हमेशा देखिए 1924 से यूज कर रहे हैं। कोहाट में दंगा किया था इन्होंने। हाँ, कोहाट में किया था दंगा, ये इसी मामले से। और एक्चुअली मैं तो कहता हूं कि ये चाहते हैं कि हिंदू जो है वो मोहम्मद के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल दे या अनसेवरी बोल दे, ताकि मुझे तो ये लगता है साहब कि यूएपीए में सरतन से जुदा को एक आतंकवादी नारा घोषित कर देना चाहिए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोल दो। सर डरते बहुत हैं, आपने देखा ना बरेली में एक लाठी चार्ज, केवल कुछ नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कोई गोली नहीं चली,
मुरादाबाद वगैरह के दंगे हुए थे इतने बड़े बड़े, मायावती ने 2010 में इसको, मौलाना को, तौकीर को अरेस्ट किया था, तो इन्होंने धमकी दी कि बरेली को जला देंगे, मायावती ने छोड़ दिया उसको। योगी जी पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। संजय जी, अब मुझे एक बात बताइए, आपने वो जो सुन्नत वाली बात के, मेरा एक क्वेश्चन रहता है उसमें कि सारे मुसलमानों को ये पता है कि मोहम्मद जब 24-25 साल का हुआ तब उसने 40 साल की महिला से शादी की थी, तो ये तो सुन्नत है, पर ये कौन करता है? जो कन्वीनियंट होगा वही फॉलो करेंगे। तो फिर इसका मतलब तो ये मोमिन है ही नहीं है। जो हुजूर साहब की सुन्नत पे नहीं चल रहे वो मोमिन कैसे हुए फिर? नहीं, वो देखिए एक्चुअली उन्होंने जो किया, मतलब आज जिसको ऐसे करने से फायदा होता है वो करता है। नहीं, पर मतलब हमने मना नहीं है, क्वेश्चन तो लेजिटिमेट है कि नहीं है? आप तो ये देखिए कि लोग अपनी नहीं है। बेटियों से भी शादी कर रहे हैं और उसको भी जस्टिफाई कर ले रहे हैं। हैं? देखिए इनके लिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ये कौम, जहां ये कौम की मौजूदगी है, वह बुढ़िया से गुड़िया तक कोई महफूज नहीं है। और बकरी, अरे वो बकरी क्या, मुर्गी भी। और राजीव मिश्रा ने, एक मिनट, राजीव मिश्रा ने एक बार कहा था, मतलब मुर्गी की बात आई तो वो कह रहे थे कि उनके मेडिकल में लेक्चर में वो प्रोफेसर ने, वो क्या है वो 20 से, वो शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 20 से जो पशुओं से जो अट्रैक्शन होता है ना, तो मुर्गी की बात आई तो बच्चे, लड़के बोलने, लड़के सभी, मुर्गी से कौन क्या करेगा, क्या कर सकता है? तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, अंडे का साइज देखा है? अच्छा, बस सबके समझ में बात आ गई कि मुर्गी के साथ भी हो सकता है। अब इतना बड़ा अंडा निकलता है तो ठीक है। तो ये सभी जो है, ये सभी जो है कि डॉल्फिन जैसे के साथ भी हो सकता है। हाँ, किसके डॉल्फिन के साथ भी होता है साहब। डॉल्फिन के साथ भी करते हैं क्या, मतलब कुछ भी। ये तो दीने सुराख है भाई, दीने सुराख, और ये सुराख खुद हमारे तारिक फतेह साहब कहा करते थे, तारिक फतेह बोलते थे कि भाई वो जो बकरी है वो अपने को बड़ी खुशनसीब समझती है जिसके साथ में ये हरकत हो जाए। उसको बोलते हैं तहीमिया। तहीमिया के लिए कोई सजा नहीं होती। ये साहब जिसमें लिखा हुआ है आपकी किताबुल हुदूद, हमारी फतावा आलमगीरी किताब हुदूद, पब्लिश्ड वर्क है हिंदी में, जयपुर डायलॉग्स। तो उसमें यह है कि साहब की उसमें काली पाबंदी ये है कि अब उसका गोश्त जो है वो हलाल नहीं माना जाएगा, वो गोश्त हराम हो जाएगा, तो फिर उस बकरी को काटा नहीं जाएगा। तो उनका कहना है कि बकरियां तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती है, और खुशनसीब मानती हैं कि साहब की उनके साथ इस तरह की हरकत हो गई तो अब कम से कम उनको काटा नहीं जाएगा। आप इसमें एक नहीं, मतलब एक बात पूछना चाहता हूँ उनसे, जो आगे जो बकरे पैदा होंगे बकरी से, तो चूंकि वो तहमिया है तो कुछ बकरे का वो कुछ अलग दर्जा है। अभी तक ये पता नहीं चला कि इस तरह का कोई पैदा हुआ है। जैसे ही ये पता चलेगा हम इसके बारे में तुरंत किसी फतवा निगार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर फतवा दे, क्योंकि ये चीजें जो है ये फतावा आलमगीरी, फतावा रज़विया, इन सब में दिख नहीं रही मुझे। जी, जान का अमान पाऊं संजय जी, तो मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। एक बारीकी आपसे छूट गई है। जी बताइए। जो आपने बोला कि जब बकरी के या मुर्गी के साथ किया जाएगा तो उसे अब खाया नहीं जा सकता, ये बोला ना आपने। उसमें एक बारीकी है। बकरी का बोला है, बकरी मुर्गी सब पे जो कानून है वो काम तो बकरे के साथ भी किया जा सकता है ना। हाँ, लेकिन आप बारीकी समझ लीजिए आनंद जी, वो क्या है कि अगर जो स्खलन किया है वो उसके अंदर किया है तब उसे खा नहीं सकते, लेकिन अगर अज़ल किया तो ठीक है, अज़ल किया तो खा सकते हैं। तो बारीकी छूट गई थी, दीन की बारीकियों को समझिए आप।
हाँ वो देखिए क्या है, गुलाम लौंडी के साथ अगर किया तो वो कोई भी जो जान पैदा होनी थी वो आएगी ही, यहाँ तो कुछ पैदा होना है नहीं, तो ठीक है अजल कर दो, कोई चांस मत छोड़ो। तो आपने जो बोला था गुड़िया से बुढ़िया तक महफूज नहीं है, उसमें साथ में आपको सारे जानवर भी डालने पड़ेंगे, सारे व्हीकल्स के एग्जॉस्ट पाइप्स भी डालने पड़ेंगे, और जमीन में कोई खड्डा है वो भी डालना पड़ेगा। हाँ ये हाँ सारा बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेड है ये तो। पर ये कौन सी सुन्नत है? एग्जॉस्ट पाइप वाली तो सुन्नत नहीं हो सकती वैसे, या हो सकती है? या वो ये तो कयास में आ हाँ जाएगा ये फिर? कयास में आएगा, बिद्दत ही नहीं है, कयास में आएगा। हाँ बिद्दत तो नहीं है, कयास में ही आएगा ये। जी हाँ। जी संजय जी। जी, तो अब चलते हैं थोड़ा सा, जो पाकिस्तान का बिहेवियर हमने देखा है एशिया कप में, उसके ऊपर, क्योंकि इसकी जो भी वो जो दिख रहा था ट्रॉफी लेके भाग गया उसकी बात तो नहीं कर रहे आप? ट्रॉफी लेके भाग क्या? नहीं, वो कहे कि साहब ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। ट्रॉफी मैं क्यों दूंगा? मुझे लगता है ट्रॉफी मैं इसलिए दूंगा कि साहब की जो मैं ट्रॉफी दूंगा इनको तो इससे इनकी इंसल्ट होगी, इसलिए ट्रॉफी मैं ही दूंगा। तो वो आगे से चेकमेट हो गया। वो आगे से चेकमेट हो गया, लड़कों ने ही चेकमेट कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी ये बात कर रहे थे, मैं देख रहा था कि इनके यहाँ के बहुत सारे, आज तो सवेरे से यही देख रहे हैं कि इनके यहाँ क्या रोना पीटना मचा हुआ है, और रोना पीटना मचा हुआ है उसमें साहब वो एक जो इनका जो लाइव स्ट्रीम जिस पे हो रहा था उस पे बोल रहे थे कि साहब की ये डिसरिस्पेक्ट कोई पाकिस्तान की नहीं की है इन लोगों ने, ये डिसरिस्पेक्ट जो है वो क्रिकेट की है। अब इस तरह की ग्रेस वो भारत से एक्सपेक्ट करते हैं। भारत की ग्रेस तो ये थी कि 2022 में जब मैच हुआ था, एशिया कप का फाइनल मैच था, एशिया कप का फाइनल मैच तो था वो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में था, कोई भी जीत सकता था। तो मैच के पहले ही जो उस समय चेयरमैन थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, थे वो जय शाह थे। जय शाह ने मैच के पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया और नॉमिनेट कर दिया एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो श्रीलंका वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे कि आप दोगे प्राइज जो भी जीते, पाकिस्तान जीते चाहे श्रीलंका जीते। ये अलग बात है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह हार गया और श्रीलंका वालों ने श्रीलंका को ही प्राइज दी, वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं ग्रेस। लेकिन ये बंदा जो था नकवी, ना केवल ये इंसिस्ट कर रहा था और ये लगातार उल्टी पुल्टी जो है वो सोशल मीडिया पे बकवास कर रहा था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बधाई दी उसमें ऑफ सिंदूर का रेफरेंस दिया, तो उसके ऊपर कोट करके इसने लिखा कि वी हैव गिवन सो मेनी डिफीट्स टू इंडिया, डिफीट्स टू इंडिया। पर इसमें संजय जी बेसिक क्वेश्चन ये, वैसे तो मैंने सीरीज तो देखी नहीं थी, लेकिन आज सुबह से सोशल मीडिया पे इतना चैटर था तो तब मैंने इसे देखना शुरू किया। ये लोग जब ग्रेस की बात करते हैं तो ये किस मुंह से करते हैं मुझे समझ में नहीं आई। ये तो सारे के सारे टीवी चैनल्स पे डॉक्यूमेंटेड है कि वकार यूनुस जो इनका वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स माना जाता है, वो कह रहा है कि मुझे अच्छा लगा जब उसने वहां पर काफिरों के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी। और दूसरा जो इनका ऑल टाइम ग्रेट शोएब अख्तर है, वो बोल रहा है कि गजवाए हिंद करना होगा, मैंने ये सब पढ़ा हुआ है। और सबसे फेमस मुझे वो याद है कि हरभजन और ये दोनों शोएब अख्तर जब बैठे थे, ध्यान है आपको? उसमें क्या हुआ संजय कि मैं बताता हूँ, इससे आपको हमारे देश की मेंटालिटी और इनके देश की मेंटालिटी दोनों की क्लैरिटी हो जाएगी। उसने एंकर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो हरभजन ने बोलना शुरू किया, कहता कि हम सब में बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, हम तो सब एक दूसरे को अच्छा समझते हैं, हम तो एक ही जैसे हैं बिल्कुल। तो उसने बहुत ये हम एक हैं इस तरह का राग बहुत बोला। और फिर उसने शोएब को बोला, शोएब भाई आप बताओ आपको क्या लगता है? तो शोएब अख्तर ने पता क्या बोला कि देखो ऐसा है कि पास में नहीं हम जाएंगे, उसमें कई चीजें निकल आएंगी, हम दो अलग अलग कौमें हैं, हम टू नेशन थ्योरी वाले हैं, हम इसमें विश्वास रखते हैं।
उसने तभी उसका मुंह तोड़ दिया हरभजन सिंह का। और उसके बाद भी अगर अपने लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर तो वो क्या बोलते हैं, अल्लाह ही मालिक है इन लोगों का। तो भाई लेकिन उनकी किताब में लिखा हुआ है कि हम एक नहीं हो सकते, हम तो दो ही होंगे, या तो मोमिन होंगे या फिर काफिर होंगे। नहीं, पर ये तो उनकी इनके किताब का हिस्सा ऑल है। टाइम ग्रेट स्पोर्ट्स पर्संस टीवी कैमरे के सामने बकवास कर रहे हैं संजय जी। पॉइंट ये है कि हमें हमें जो राग दिया जाता है वो ये है कि जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो आपने जिसकी रेफरेंस दी है, कि हमें स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं मिक्स करनी चाहिए। पहले तो इनका जो रिलीजन है वही पॉलिटिकल है, और फिर ये उसी में से घुस आते हैं। और याद करिए इमरान खान के टाइम से वो क्या बोलता था कि मैं जब भारत से लड़ता था तो मुझे लगता था मैं जिहाद कर रहा हूँ। अपने लोगों ने हमेशा इसे अंडरप्ले किया, क्योंकि हम हमेशा वो कायराना स्थिति में रहे हैं ना, तो इसलिए डरते डरते हमने इनकी बातों को कभी इनकी असलियत नहीं एक्सपोज की। अब वो अपने आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो इन दे शुड बी द लास्ट पीपल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू टॉक अबाउट ग्रेस, क्योंकि इनकी नीचता के तो इतने सारे एग्जाम्पल अब तो डॉक्यूमेंटेड है। वो जो बोल रहा था कि जब एक बार इंडिया को हराया था 21 या 22 में कहीं, तो बोल रहा था कुफ्र टूट गया। हाँ, कुफ्र टूट गया। हाँ, तो ये तो सब जगह पे यही आखिर बकवास कुफ्र करते टूट रहे। गया। हाँ, तो इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ बड़ा अच्छा कि अगर इनकी ऐसी इंसल्ट की है, इससे फार मोर दे डिजर्व फार मोर इंसल्ट देन दिस। इनफैक्ट तो खेला ही नहीं जाना चाहिए था इनके साथ, लेकिन अब खेल लिया तो भाई सेकंड जी। नहीं, वो जो यहाँ है एक ना मिनट। इंसल्ट वाला 9.123 और 9.120 को उल्टा कर दिया। हम्म। नहीं, हाँ, यहाँ तो मैं कुफर की बात अगर करें तो मैं यहाँ एक बात कहूंगा। अभी जो नीरज जी ने कहा ना कि कुफर टूट गया, तो वो वाली जो आयत है कि बातिल मतलब बातिल हट गया, हक आ गया तो बातिल हट गया, बातिल हटने के लिए ही है। तो जब भी पाकिस्तान हारता है हमें इसी आयत को दोहराना चाहिए। ठीक बात है। आज पूछ लीजिए, आज कुफर टूटा कि इस्लाम टूटा आज? नहीं, वही कुफर है भाई। हाँ, कुफर क्या है? बातिल कहते हैं ना, मैं कुफर नहीं कह रहा हूँ, हाँ। बातिल कह रहा हूँ। बातिल हारा, बातिल हारा, हक जीता, हक आज हक जीत गया। बस बातिल हार गया। हमें उसी आयत को रखना चाहिए। ठीक बात है। तो ये जो है आनंद जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो इनकी हरकतें होती हैं, हाँ, इसमें अल वला व अल बरा, मतलब जिसको कहते हैं कि साहब के लव अल्लाह एंड हेट दोज हु डू नॉट फॉलो अल्लाह। नहीं, लव दोज हु लव अल्लाह, हेट दोज हु अल्लाह हेट्स। ओके। अल्लाह हेट्स एवरीवन हु डू नॉट फॉलो अल्लाह, हु डू नॉट लव अल्लाह। मतलब उनसे अल वला व अल बरा क्या है कि वला, जो वला वाले वो है जो अल्लाह से प्यार करते हैं, अब बरा वाले वो है जो जिनसे अल्लाह नफरत करता है। तो अल्टीमेटली यू हैव नो ऑप्शन बट टू लव अल्लाह इफ यू डू नॉट वांट मुस्लिम्स टू अटैक यू। तो द ओनली थिंग फॉर यू टू डू रियली इज कीप सेफ डिस्टेंस। अच्छा, तो आनंद जी मेगालोमानिया की डेफिनेशन क्या होती है? इससे क्या अलग होती है? तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपको जो इनके बिहेवियर थ्रू आउट एशिया कप था, उसमें आपको अल वला व अल बरा की कहीं पे दुर्गंध आती है? बू आती है, बू। पूरी मतलब खुशबू कुछ है ही नहीं, दुर्गंध ही है, बदबू ही है। वो ट्रॉफी लेके भागा कौन था ये नहीं मुझे पता चला अभी तक संजय जी। वो मोहसिन नकवी भाग गया था वो, कहते हैं। मतलब वो चला गया और ट्रॉफी साथ साथ ले गया। ये नहीं कि ट्रॉफी वहीं पे रखी रहे तो लोग जो है वो ट्रॉफी को कलेक्ट कर लें अपने आप। ये होता है कई बार कि ट्रॉफी जो है वो, आपको ध्यान हो कोविड में जो जितने भी मैचेस होते थे उसमें कोई ट्रॉफी हैंडओवर नहीं होती थी, ट्रॉफी रख दी जाती थी सैनिटाइज करके, और प्लेयर्स आते थे अपने आप पिकअप करके उसको ले जाते थे। तो यहाँ ये अपने आप ही ले गया उठा के। ये मैं ही दूंगा, अपने हाथ से दूंगा, और इंडियन ने कहा तेरे हाथ से तो लेंगे नहीं मरदूद।
अच्छा, मैंने सुना वो बुमराह ने विकेट लिया तो उसने भी करके दिखा दिया इनको। उसने नहीं नहीं, उसका तो वो जो हारिस रऊफ था उसका तो जेट प्लेन जो था उसका वो इतनी बार क्रैश हुआ पूरे मैच में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले तो क्रैश तब हुआ जब बुमराह ने उसको बोल्ड किया, वो क्रैश हुआ। उसके बाद साहब उसका एक जो उसने ओवर्स फेंके उसमें एक ओवर जो है वो 17 रन का गया, जो 16वां Very ओवर good. उसने फेंका। हाँ, अच्छा। 16वें ओवर में 17 रन पड़ गए उसके, तो वो क्रैश हुआ उस टाइम पे। बल्कि सब यही कह रहे हैं कि हारिस रऊफ की वजह से भारत जीता है, तो वो प्लेन अच्छा। क्रैश हुआ। फिर उसके अगले ओवर में फिर उसके 10-12 रन पड़ गए, वो क्रैश हुआ। फिर लास्ट का छक्का चौका भी उसी के ऊपर पड़ा, वेरी क्रैश गुड, हुआ। बहुत बढ़िया। विनिंग रन भी उसी के ऊपर पड़ा, वो जेट अच्छा। क्रैश हुआ। तो उसको वो जो 60-60 कह रहा था, वो 60 तो छोड़िए, हारिस रऊफ का अकेले का प्लेन जो है वो कोई 10 बार क्रैश हो गया। फैंटास्टिक। तो जो क्रैश की थ्योरी है वो तो कल पूरी तरह से जो है वो हेड स्टैंड कर गई। चल। लेकिन हम्म, मैंने तो ये कहा है कि भैया तो ये जो बायकॉट वायकॉट की बातें कर रहे थे, बजाय आप बायकॉट करके इनको फ्री के पॉइंट्स दें, इनकी रैंकिंग बढ़ाएं, इनकी रेटिंग बढ़ाएं, उसके बजाय हमें अपना क्लाउट इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर करने में। एग्जैक्टली। हम्म, मैं यही बात कह रहा था संजय जी और कि जैसे जहां भी ये कंपटीशन होता है, हम जानते हैं हमारी बेटर टीम है, 90% से ऊपर 9 आउट ऑफ 10 मैचेस हम ही जीतेंगे। तो हमें इनको हराने में किसी भी तरह का कभी गुरेज नहीं होना चाहिए, खेलो और हराओ। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं और आज जो इनकी जो जलील हो रहे हैं बुरी तरह से, तो इसलिए हो रहे हैं कि हमने इनको 14 दिन में 3 बार हरा दिया। पर जो आप इनिशियली जहां से शुरू की संजय जी आपने बात कि जैसे साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड के लिए बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था, इनके साथ भी ये होना चाहिए। क्योंकि जो तो ये जो एफर्ट है ये इन लाइंस पे होनी चाहिए ना, ये कि नहीं साहब हम नहीं खेलें। कहाँ नहीं खेलोगे भाई? आप यूएन क्यों नहीं बायकॉट करोगे? फिर यूएन में पाकिस्तान है ना, स्पीच देता है ना, बायकॉट करोगे? नहीं, स्टार्टिंग ओलंपिक्स फ्रॉम बायकॉट करोगे? ओलंपिक्स करोगे? कहोगे कि साहब नीरज चोपड़ा जो है वो अरशद नदीम के खिलाफ जेवलिन थ्रो नहीं करेगा? मतलब थोड़ा यू हैव टू यूज सम लॉजिक, नॉट जस्ट इमोशंस, प्योर इमोशंस। नहीं, उसमें काउंटर ये दे देते हैं कि जैसे टीम, उस टीम के अगेंस्ट नहीं खेलना। वैसे अगर 10 पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो तो चलो सबके साथ खेल रहे हैं, पर मेरा पॉइंट इसमें ये है संजय जी कि इनका डॉक्यूमेंटेड है ये सारे का सारा कि टेररिस्ट स्टेट है। तो इसी चीज को डोजियर अच्छे से बना के आईसीसी में सबमिट करा के इनको वैसे ही अलग थलग करना चाहिए जैसा साउथ अफ्रीका के साथ किया गया। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग फ्रॉम पर जब डिक्लेयरिंग तक नहीं होता है तब तक खेल के और इनको हरा के खेल में जलील करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात सबसे अच्छी बात जो है वो सूर्य कुमार यादव ने ये कही कि व्हाट राइवलरी, हमारी क्या राइवलरी है भाई? अच्छा, राइवलरी तब होती है जब 15 मैचेस खेले हों और उसमें 8-7 का स्कोर हो। यहाँ कोई 14-1 का स्कोर, 15-1 का स्कोर, ये कोई राइवलरी थोड़ी है। अच्छा। मतलब तो दोस्ती दोस्ती दुश्मनी बराबरी वालों में होती है वाली बात हो गई। क्या की राइवलरी? आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज जी को, आनंद जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।